नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के अंतर्गत आने वाले हिंदी व्याकरण के अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटी सी बात जो आपसे कहनी थी वो ये है कि अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो हमने इसी श्रृंखला के अंतर्गत बनाए हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तिवारी एकेडमी की, और उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जो आगे बढ़ रही है। और अगर आप पहले के वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये वीडियोस आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने समझ ही लिया होगा अभी तक के कि हम शब्दों के ऊपर विचार आज करेंगे, शब्दों पर बातचीत करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद में कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए शब्द से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी और आसान हो जाएगी। और प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आया तो उसका उत्तर आप बिल्कुल सरलता से दे देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान कान दोनों से सुनिएगा। लिखा है, एक या अधिक अक्षर से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या कि या तो एक अक्षर हो या उससे अधिक अक्षर हो, इनसे मिल करके जो स्वतंत्र और कैसी ध्वनि, सार्थक ध्वनि, जो अपने साथ एक अर्थ लिए होती है, जब प्रकट होती है तो वह शब्द कहलाती है। जैसे कमल, कमल का एक अर्थ है अपना, लड़का, वह आदि, ये सभी क्या है? शब्द हैं, या कह लीजिए एक और अधिक अक्षर से निर्मित एक सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है, ये जो परिभाषा है इससे कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात यह कि शब्द में एक या अधिक वर्ण होते हैं। दूसरी बात यह कि ध्वनि समूह एकदम स्वार्थक होना चाहिए। और तीसरा ये कि ये जो है ये स्वतंत्र होते हैं। ये जो शब्द है, जो ध्वनि समूह है, ये कैसा होता है? बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार की। तो शब्दों के भेद में समझिए कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है अर्थ की दृष्टि से, कि शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, तो अर्थ के आधार पर विभाजन कर दिया। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से। रचना तो ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब क्या हुआ कि जो है शब्द पहले से, उससे एक और नया शब्द बन के तैयार हो गया। ठीक, इसके बाद उत्पत्ति की दृष्टि से। और चौथा है रूपांतर, यानी रूप में क्या हो गया, थोड़ा सा अंतर आ गया, रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है, एक एक करके एक काम करते हैं, चारों को क्रम से समझ लेते हैं। सबसे पहला है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, यानी शब्दों के प्रकार। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है शब्द, तो अर्थ की दृष्टि से एक तो हो गया सार्थक जिसका अर्थ हो, और एक हो गया निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब समझिए आगे लिखा है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है वे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे गुलाब, आँख, कान, कमरा आदि। इन सब का कोई ना कोई अर्थ है। सार्थक शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकार्थी, जिनका एक अर्थ निकलता है। दूसरे होते हैं अनेकार्थी, इनके अनेक अर्थ निकलते हैं। एक होता है विलोम, जो कि विपरीत शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन का रात। एक होता है पर्यायवाची, यानी इसमें क्या होता है कि अलग अलग शब्दों का एक अर्थ, जैसे कि मान लीजिए कि पानी, जल, इस तरह से नीर। फिर कुछ समरूपी भिन्नार्थक होते हैं। ठीक है, इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द की। तो ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाता है, इन्हें ही हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि मेज, घर, फरवरी, डाली आदि, इस तरह से। अनेकार्थी शब्द वो हो गए जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे शब्द है कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। चीर का मतलब वस्त्र भी होता है, रेखा भी होता है। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होती है। वैसे ही कर का मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होती है। ठीक है, अनेकार्थी के बाद है विलोम शब्द। अब ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें विलोम कहते हैं। जैसे धनी का निर्धन हो जाएगा, कट्टू का मधुर, अंधेरे का उजाला, ऊंचा का नीचा, कच्चा का पक्का, सुबह का शाम, इस तरह से। फिर है कुछ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता देखने को हमें मिलती है, उन्हें ही हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आँख, चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। सिंह का मतलब शेर भी होता है, केसरी भी होता है, वनराज भी होता है। शिशु का मतलब बालक भी होता है, लड़का भी होता है, बाल भी होता है। गाय का मतलब गऊ भी होता है, धेनु भी होता है, सुरभि भी होता है। अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं।
समरूपी की अगर बात करें तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका उच्चारण तो लगभग समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाता है, उन्हें समरूपी और भिन्नार्थक कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, नाम से स्पष्ट हो रहा है, रूप सम है, समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। जैसे अंतर, हृदय होता है, इसका मतलब अलग अर्थ निकल गया इसका। छाल, पेड़ की छाल। जायद, अधिक। छल, कपट। जायज, उचित। गृह, घर। अंदर, भीतर। ग्रह, नक्षत्र, इस तरह से। ठीक है, सार्थक शब्दों का विस्तृत अध्ययन आगे अध्याय में हम करेंगे। फिर है निरर्थक, जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता। अच्छा, हम आगे के अध्याय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, मतलब हम एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक के लिए, प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे पर्यायवाची के लिए, विलोम के लिए, इस तरह से। इसके बाद है कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी सार्थक शब्दों की भांति ही किया जाता है। अब जैसे चै, चै, हल, कल, ऐसे कुछ शब्द भाषा में आते हैं, चूंकि भाषा का हिस्सा है इसलिए पढ़ना इन्हें जरूरी है। जैसे टर्टर बंद करो, ये कई बार जो है सार्थक शब्दों की तरह इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये है कैसे? निरर्थक है। फिर दूसरा जो विभाजन है वो है व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। जैसे ये देखिए आप, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द को समझते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आदमी, हाथी, लोटा आदि। अब अगर इनको आप तोड़ देंगे तो उनका कोई खंड सार्थक नहीं होगा, वो अलग अलग ही निकल जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। संयोजक रूप, संयोजन जब तक के इनका है तब तक के इनका अर्थ निकल रहा है, जैसे आदमी। ठीक है, कुछ यौगिक होते हैं जो मिलकर बने हुए हैं, जैसे वे शब्द जो सार्थक शब्दों की योग से बनते हैं। जैसे पाठशाला में पाठ का अलग अर्थ है, शाला का अलग अर्थ है, दोनों मिल गए तो अलग अर्थ निकल गया। हिम, आलय, हिमालय, इस तरह से। अब ये योगरूढ़ क्या होते हैं? या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ ये प्रकट करते हैं। जैसे कि पंकज, इसमें पंक है और ज है, पंक से उत्पन्न होने वाला अर्थ इसका क्या होता है? कमल होता है। जैसे नील कंठ, नील मतलब जानते हैं आप, कंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, लेकिन ये नाम किसी और के लिए जाना जाता है, इस तरह से। फिर क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद या शब्दों का विभाजन। ठीक है, तो अब देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से ये चार प्रकार के हैं। एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज और एक है विदेशज। अब ये तत्सम क्या है? ये संस्कृत के वो शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है बिना किसी परिवर्तन के, यानी जैसे ये संस्कृत में प्रयोग होते थे वैसे ही इनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा। तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, जीवन, आकाश आदि। तद्भव शब्द क्या है? ये संस्कृत के वो शब्द हैं जिनको हिंदी में लिया गया लेकिन इनका स्वरूप परिवर्तित हो गया, तद्भव कहलाते। जैसे गौ था संस्कृत में, हिंदी में आने के बाद गाय हो गया। दंत था संस्कृत में, हिंदी में आने के बाद दांत हो गया। आम्र संस्कृत में था, हिंदी में आने के बाद आम हो गया। तो ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। कुछ शब्द हैं देशज। ये क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बन जाते हैं, हिंदी द्वारा अपनाए लिए गए, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे छाती, खोट, पेट आदि। कुछ शब्द होते हैं विदेशज। ये ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे स्टेशन, पुलिस आदि। कुछ शब्दों के उदाहरण देख लीजिए। अरबी भाषा से कुछ शब्द लिए गए, जैसे तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कलई आदि। फारसी से लिए गए चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा आदि। अंग्रेजी से लिए गए कॉलेज, रेल, स्कूल आदि। तुर्की से लिए गए कैंची, लाश, खजांची, कुर्ता, चाकू, ताश आदि। पुर्तगाली से लिए गए फीता, अलमारी, किरानी आदि। फ्रांसीसी से लिए गए अंग्रेजी, कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस, कूपन आदि। स्पष्ट है? ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि हिंदी भी जो है ये एक जो है फारसी भाषा का शब्द है। आगे लिखा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद, यानी रूप में अंतर की दृष्टि से। दो प्रकार हैं, एक विकारी है, एक अविकारी है। अब समझिए, विकारी मतलब वह शब्द है जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार बदलते चला जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन होने से बदल गया। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं हो गया, यहाँ पे वचन परिवर्तन हो गया। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब विकारी शब्द हैं। अभी के लिए इतना समझिए, बाकी डिटेल में हम और अच्छे समझेंगे आगे अध्यायों में। ये सबको हमें विस्तार से पढ़ना है, इसलिए मैं भी और अधिक आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, इसको एज ए इंट्रोडक्शन लीजिए।
फिर है अविकारी। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार नहीं बदलता। जैसे यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठी है, यहाँ लड़के बैठे हैं, यहाँ लड़कों को बैठाओ। अब लड़का हो, लड़की हो, लड़के हैं, लड़कों, कुछ भी आ जाए, यहाँ जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसको छोड़ के बाकी के जो हैं वो विकारी हो जाएंगे। स्पष्ट है, सरल है, आसानी से समझ में आ गया। इसे अव्यय भी कहते हैं। इन शब्दों को, जो अविकारी शब्द होते हैं, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब की सब अविकारी शब्द हैं। अब कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद में रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। फिर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं: विकारी और अविकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। छोटा सा अध्याय था और कई सारी जानकारियां महत्वपूर्ण इसमें शब्दों से संबंधित थी। कुछ चीज़ें आगे हम विस्तार से अध्याय में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे उन्हें। और आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।